जितने भी रेलवे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे यह वीडियो खास होने वाला है, चूँकि भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सहायक लोको पायलट पद के लिए है दोस्तों, जिसमें से आप लोगों का है सहायक लोको पायलट की भर्ती यानी ALP जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका टोटल एग्ज़ाम का प्रोसीजर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ALP का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें से रोज़गार समाचार पत्र में नामांकित यानी सांकेतिक सूचना की जो तारीख है वह जारी किया गया था नोटिफिकेशन 29 मार्च 2025 को। और इसका जो आवेदन जो है ऑनलाइन आप प्रारंभिक परीक्षा को भर सकते हैं 12/4/2025 से लेके 11/5/2025 का अंतिम तारीख है, जिसमें से आप अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं अगर 11 तारीख तक, तो आपको समय दिया गया है 11/5/2025 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृपया ध्यान दें कि क्रिएट एन अकाउंट फोर्स में भरे गए विवरण को चुनें और व्याख्या कर आप संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। एक बार इसको फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग अगला प्रोसेस देखने वाले हैं। इसमें लिखा गया है पद का नाम क्या है, तो सहायक लोको पायलट, जिसका हम लोग बोलते हैं ALP असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए भर्ती है, जिसमें 7वें लेवल स्तर यानी 7वें वेतन स्तर मिलेगा, जिसमें स्तर नंबर 2 है। इसका प्रारंभिक वेतन जो है 19,900 के आसपास होगा। उसके बाद अगर चिकित्सा मानक की बात करें तो इसमें जो मेडिकल स्टैंड होगा वह A1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है। अगर इसकी जो आयु है वह काउंट होगी 1/7 जुलाई 2025 तक इसमें काउंट होगी। उम्र की संख्या अगर बात करें तो 18 से 30 वर्ष है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन भी है अदर कैटेगरी के लिए, कैटेगरी के हिसाब से। और इसमें कुल रिक्तियों की संख्या की अगर यदि हम बात करें तो टोटल इसमें वैकेंसी कितना है 9970 यानी 9970 इसमें टोटल वैकेंसी है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला इसमें देखते हैं क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न का प्रोसीड्यूर होने वाला है। तो अगला इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के पूर्ण जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद यदि उम्मीदवार क्रिएट एन अकाउंट और चुने हुए RRB पर आप नए 12 विवरणी को जोड़कर किसी भी विवरणी में संशोधित या बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार भी अगर RRB के द्वारा चुन लेते हैं कोई भी जोन, चाहे मुंबई हो दिल्ली हो, अगर आप कुछ भी अगर चुन लेते हैं तो उसके बाद आपके RRB में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 23/5/2025 तक प्रत्येक अवसर के लिए आपको 250 रुपया नॉन डिफेंडेबल के रूप में संशोधन कर शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको सुधारना है तो 250 रुपया आपको लगेगा, उसके बाद सुधार सकते हैं। और क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे हुए चुने जाने के बाद RRB द्वारा भरे गए विवरणी की बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला हम लोग देखने वाले हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहला उसके बाद इम्पोर्टेंट अगला होने वाला है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगा, जिसमें से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यदि आप अगर 3 क्वेश्चन में एक आंसर गलत देते हैं तो आपके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। और यह परीक्षा जो है वह कंप्यूटर आधारित यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा होगा जाएगा, यानी CBAT टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगला हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, इन सभी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर। कुछ और इंस्ट्रक्शन हम लोग देख देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोगों के पास आता है मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें चिकित्सा मानक की, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड हमेशा क्या चाहिए A1 चाहिए। अगर सामान्य फिटनेस की बात करें तो सभी प्रकार के शारीरिक रूप से फिटनेस होना चाहिए। अगर दृष्टि मानक की बात करें तो दूर दृष्टि 6/6 होना चाहिए बिना चश्मे के साथ और फॉगिंग टेस्ट के बिना, और 2D स्वीकार नहीं किया जाएगा। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें 0.6 से 0.6 बिना चश्मे के भी होना चाहिए। और कलर विजन, दूर दृष्टि दोष, रात्रि दृष्टि दोष, मेसोपोटोमिक दृष्टि दोष आदि के लिए पश्चिमी पास करना होगा, यानी इसके लिए अलग से आपको टेस्ट लिया जाएगा, इसको भी आपको पास करना होगा इस एग्ज़ाम में। अगर आप सोचते हैं इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक है www.indianrailways.government.in पर आप जाकर इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगला चलिए हम लोग इसमें कुछ और देखने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वह राष्ट्रीय यानी नागरिकता होनी चाहिए, किसका भारत के नागरिक का होना चाहिए या नेपाल के नागरिक का होना चाहिए, भूटान के नागरिक का होना चाहिए, या तिब्बती जो शरणार्थी हैं वह इतना से पहले भारत में स्थायी रूप से
बसने के इरादे से आए थे और बस चुके हैं वही इस चीज़ को इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला और हम लोग इसमें देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, एससी और एसटी का जो रिलैक्सेशन दिया गया है एज का, वह क्राइटेरिया कितना है, 5 साल के लिए एससी और एसटी का छूट दिया गया है। यहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करें नॉन क्रीमी लेयर का, तो इसमें 3 साल का छूट दिया गया है। और इसमें पूर्व सैनिक एक्स सर्विसेज मैन है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी बांटा गया है, जिसमें 3 वर्ष है, 6 वर्ष है और 8 वर्ष का भी दिया गया है। ठीक है। अगला इसमें अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 40 साल है, 43 साल है, 45 साल भी है, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल दिया गया है, ओबीसी के लिए 43 साल और एसटी ओएसटी के लिए 45 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चूँकि यहाँ तक एज क्राइटेरिया यहाँ तक दिया गया है। चलिए इसमें अगला और हम लोग भी देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें अगर यदि हम बात करें तो ये खैर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो महत्वपूर्ण यह बात है कि उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन को भरी गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन या 10वीं पास के या समकक्ष जो है वो प्रमाण पत्र में दर्ज है। यानी 10वीं पर जो डिटेल्स दर्ज है उसे वही दर्ज एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा और जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार फॉर्म को भर देते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा बाद में। ठीक है। अगला चलिए और हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है तो हमारे पास जो फीस लिया जाएगा, यानी सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 में निम्नलिखित है कि 500 रुपया इस शुल्क को जमा करना पड़ेगा प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर। अगर आप प्रथम चरण अगर उपस्थित होते हैं तो आपको 400 रुपया का रिफंड कर दिया जाएगा, 100 रुपया काट लिया जाएगा, यानी टोटल आपका जो अभी पेमेंट देना होगा वह 500 रुपया का देना होगा। और इसमें एससी और एसटी की अगर बात करें तो आपको 250 रुपये का देना होगा, चाहे वह मेल हो या फीमेल कैटेगरी हो। ठीक है। अगला इसमें और हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो इसमें दिया गया है। अगला है यहाँ पर हम लोगों के पास, अगर इस फॉर्म की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में पहला एग्ज़ाम होगा, पहला चरण सीबीटी होगा जिसमें सीबीटी 1 देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चरण का एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2 जिसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में होगा सीबीएटी, एक एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर आधारित होगा, इसको भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन यानी दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा वेरिफिकेशन। उसके बाद होगा आपका चिकित्सा परीक्षण, यानी इसका टेस्ट किया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आप लोगों के लिए परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी के लिए आरआरबी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला और हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि प्रथम चरण की अगर यदि हम बात करें तो प्रथम चरण सीबीटी फर्स्ट होगा, जिसमें सीबीटी फर्स्ट में सीबीटी दूसरा के लिए पात्र उम्मीदवारों को उनके सामान्यकृत अंकों और योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा जो पास होंगे। इस परीक्षा की अवधि होगा टोटल 60 मिनट का और इसमें प्रश्नों की संख्या अधिकतम 75 अधिकतम अंक होंगे। 75 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्क होगा, जिसमें से यूआर और ओबीसी, ईआर और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है तो 40% इसमें पात्रता पास परीक्षा करने के लिए 40% आपको लाना ही होगा। ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% आपको लाना अनिवार्य है, वरना आपका सीबीटी 2 आप इस एग्ज़ाम में बैठ ही सकते हैं और आपका कॉपी नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस, मैथ का सिलेबस कुछ दिया गया है, बोर्ड मार्क्स, दशमलव, अंश कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है मानसिक दक्षता जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, एनालॉजी का भी दिया गया है, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला भी है। अगला है सामान्य विज्ञान से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, दिया गया है। फिजिक्स दिया गया है, भौतिक, रसायन और 10वीं कक्षा के समकक्ष जो पास हुए हैं। अगला है हमारे पास की सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता से करंट अफेयर्स के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है सीबीटी 2, इसके बाद सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 2 भी पास करना होगा। उसके बाद सीबीटी 2 एग्ज़ाम में हमारे पास जो सवाल होगा और लिखा गया है कि सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों को कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी के प्रति अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 15 गुना तक सीमित होगा, यानी सीबीटी 2 में 15 गुना बैठाया जाएगा स्टूडेंट्स को। उसके बाद यहाँ पर अगर इस परीक्षा की अगर बात करें तो कुल अवधि इसमें कितना है 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का आप लोगों का समय दिया जाएगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 175 होगा, 90 मिनट का समय होगा। और इसमें एक ए में क्या है तो 100 प्रश्न होगा और बी में बात करें पार्ट बी में हमारे पास कितना होगा 75 सवाल होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें भी पास करना होगा। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है आप लोगों के लिए कितना पास करना होगा, वही सीबीटी 1 में जो रखा गया है। इस प्रक्रिया को पार करने के बाद आपके पास क्या होगा
भाग 1 के लिए सिलेबस यहाँ लिखा गया है। भाग 1 में क्या क्या सिलेबस है, भाग 2 में सिलेबस है। उसके बाद अगर योग्यता की अगर बात करें तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप कौन कौन से एलिजिबल हैं, यहाँ पर सब लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं CBAT टेस्ट, जो लिखा गया है कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण जो CBAT टेस्ट होगा वह प्रत्येक अधिसूचित समुदाय और श्रेणियों के लिए रिक्तियों की संख्या टोटल 8 गुना इसके बराबर उम्मीदवार को चुना जाएगा। यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो DV होगा, सत्यापन दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो उम्मीदवार योग्य हैं वो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप इस अप्लाई लिंक पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसमें दिया गया है। सहायक लोको पायलट का पद दिया गया है, जिसमें 7वें लेवल स्तर का दूसरा होगा। वेतन कुछ इस प्रकार है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिकुलेशन सिंपल पास होना चाहिए। विद क्या होना चाहिए, आपके पास 10th प्लस यानी 10th प्लस के साथ आप लोगों के लिए ITI NCVT और SCVT के साथ मान्यता प्राप्त होना चाहिए। निम्नलिखित ट्रेड में फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, मैकेनिक हो, मिल राइट हो, मैकेनिक इंजीनियर, अब इन सभी में जिस चीज़ में भी क्वालिफाई हो, ITI किए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो किस स्थान से कहाँ तक ज़्यादा फॉर्म आए हैं, चाहे UR का हो, OBC का हो, आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर की बात करें तो 454 है UR जनरल के लिए। आप इस फॉर्म को टोटल देख सकते हैं। टोटल हमारे पास कुल पद 19,090 वैकेंसी है। 9970 वैकेंसी आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, जिसमें से जनरल का है, OBC का है, SC ST, आप EWS सब का देख सकते हैं। टोटल इतना पोस्ट के लिए आया हुआ है। अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।